एस्पिरेंट्स, इस लेक्चर में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के टॉपिक इन्वायरमेंट पोल्यूशन को रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पोल्यूटेंट्स ऐसे मटेरियल या फैक्टर्स होते हैं जो नेचुरल जो क्वालिटी है इन्वायरमेंट की उसको डिस्टर्ब करेंगे। पोल्यूटेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी पोल्यूटेंट या सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट ऐसे पोल्यूटेंट है कि जो इन्वायरमेंट में ऐड होते हैं और उसी फॉर्म में बने रहते हैं। जैसे प्लास्टिक एक बार ऐड हुआ तो उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होता, उसी फॉर्म में वो बने रहेंगे। सेकेंडरी पोल्यूशन ये होगा जो प्राइमरी पोल्यूशन हैं उनके डिफरेंट इंटरेक्शन से सेकेंडरी पोल्यूशन बनता है। जैसे परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये इसका फॉर्मेशन होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड से और हाइड्रोकार्बन से। इसके अलावा नेचर में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट है जो कि नेचर में तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बट उनके जैसे ही उनका कंपोजिशन चेंज होता है वो पोल्यूटेंट हो जाते हैं। जैसे CO2 है, वो हमारे इन्वायरमेंट में है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद जैसे ही वो राइज होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा और उसके कारण क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना अगर होता है। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट वो होंगे जो नेचर में नहीं होते, मैन मेड होते हैं और वो नेचर की क्वालिटी को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे डिफरेंट हर्बिसाइड, फंजीसाइड और DDT। इसके अलावा पोल्यूटेंट बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल वो होंगे ऐसे जो वेस्ट प्रोडक्ट जो माइक्रोबियल एक्शन से उनको डिग्रेड करके नेचर में वापस किया जा सकता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होंगे जो माइक्रोबियल एक्शन से डीकम्पोज नहीं हो सकते, जैसे प्लास्टिक, ग्लास। अब हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयर पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशंस, सॉलिड वेस्ट की। सबसे पहले एयर पोल्यूशन में कुछ मेजर पोल्यूटेंट हैं और उनके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इनकम्प्लीट जो बर्निंग होगी फ्यूल्स की, उसके कारण ये ओरिजिनेट होते हैं और इनका इम्पैक्ट जो हमारी बॉडी का ये होता है कि ये हीमोग्लोबिन के साथ इनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हमारे बॉडी में उसको रिड्यूस करता है। इसके अलावा जो हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और हमें हमारे रिफ्लेक्सेस को निगेटिव इम्पैक्ट डालता है और हम स्लीपी फील करते हैं जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर होता है। इसके अलावा अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बेसिकली एयर कंडीशनिंग सिस्टम और रेफ्रिजरेशन के कारण ओरिजिनेट होता है। अगला एयर पोल्यूटेंट है लेड। बेसिकली ये भी जो भी पेट्रोल, डीजल, लेड की बैटरीज, पेंट, हेयर डाई प्रोडक्ट है वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है और ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। अब बात आती है ओजोन की। तो आपको पता होगा जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो यूवी रेज को रोक के रखता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन है वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है हमारे हेल्थ के लिए और एक पोल्यूटेंट के फॉर्म में होता है। अब ग्राउंड लेवल ओजोन कैसे प्रोड्यूस होता है? ये इसका प्रोडक्शन होता है वेहिकुलर और इंडस्ट्रियल एमिशंस के कारण, यही उसके रिसोर्सेज हैं। हीट, अगर जो भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे जब इंटरैक्ट होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तो यहाँ पे ओजोन का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन की। तो इंडोर एयर पोल्यूशन रूरल और अर्बन दोनों जगह पे हो सकता है। रूरल में बेसिकली ये ट्रेडिशनल जो फ्यूल्स हैं उनके यूज के कारण होता है, जैसे फायरवुड, चारकोल या काउडंग, जो कुकिंग और हीटिंग पर्पज़ के लिए लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा अर्बन सेटअप में ये
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो कि रिड्यूस्ड वेंटिलेशन, इम्प्रॉपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और केमिकल जैसे पेंट, पेस्टिसाइड और हाउस केयर प्रोजेक्ट में जो या हाउस होल्ड केयर प्रोडक्ट जो होते हैं उनके कारण ये इंडोर एयर पोल्यूटेंट जनरेट होते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंट इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स इन अर्बन सेटअप। पहला है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली हेयर स्प्रे, परफ्यूम, फर्नीचर पॉलिश, ग्लूज, एयर फ्रेशनर्स, मॉथ रिपेलेंट्स, वुड प्रिजर्वेटिव्स, इन सब से प्रोड्यूस होते हैं और इनका बेसिक इम्पैक्ट हमारी आईज, नोज और थ्रोट पे होता है, जो ईचिंग क्रिएट करते हैं। हेडेक, नोजिया भी इसके इम्पैक्ट हैं। टोबैको, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स भी इंडोर एयर पोल्यूशन में काउंट होते हैं। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड जो कि कारपेट्स, पार्टिकल बोर्ड और इंसुलेशन फोम से जनरेट होते हैं, ये भी हमारे आईज और नोज में इरिटेशन और एलर्जी क्रिएट करते हैं। रेडान की बात करते हैं। रेडान जो कि सॉइल से नेचुरली एमिट होता रहता है, लेकिन जो मॉडर्न हाउसेस बनाए जाते हैं उनमें पुअर वेंटिलेशन के कारण ये कमरे में कैद एक तरीके से रहती है, बाहर नहीं निकल पाती और इसके कारण हमारे लंग कैंसर का कारण बन सकती है। अगला एयर पोल्यूटेंट है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश जनरली, ऐश मतलब राख, यानी एक ऐसी राख जो स्मोक के साथ फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है। तो ये एक पाउडर फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, जो हमारे लंग्स को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। सोर्स इसके जनरली जो इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी है वहाँ पे कोल बेस्ड जनरेशन सिस्टम, वहाँ से ये फ्लाई ऐश जनरेट होता है। बात करते हैं फ्लाई ऐश के कंपोजिशन के बारे में। तो फ्लाई ऐश में मेजरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं: एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम सिलिकेट सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन होता है। अब 2 तरीके के इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक तो निगेटिव इम्पैक्ट या इन्वायरमेंटल पे जो इम्पैक्ट होता है, अगर ये प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जा सकता तो ये हमारे लंग्स को यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जो भी मेजर एयर पोल्यूटेंट बन सकता है। लेकिन अगर इसको बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए तो हमारे लिए काफ़ी एडवांटेजेस हो सकता है। फ्लाई ऐश से ब्रिक्स बनाया जा सकता है जो कि लाइट वेट होता है और इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी देखी गई है। इसके अलावा ये बेटर फिलिंग मटेरियल जो कि रोड के किनारों पे यूज कर सकते हैं उसमें यूज हो सकता है। फ्लाई ऐश क्रॉप यील्ड को भी बढ़ा सकता है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसलिए फ्लाई ऐश का अगर हम एक बेहतर यूज़ कर सकें तो हमारे लिए ये पोल्यूटेंट के बजाय एक बेहतर एडवांटेजियस फैक्टर हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो वाटर पोल्यूशन के डिफरेंट सोर्सेस, पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स और एग्रीकल्चर सोर्सेस हो सकते हैं। पॉइंट सोर्स का मतलब ये है कि डायरेक्ट हो, यानी कोई भी ऐसा पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली सोर्स से ओरिजिनेट होके वाटर में मिल जाए, जिसको रेगुलेट करना आसान होता है। लेकिन नॉन पॉइंट सोर्स या डिफ्यूज्ड सोर्स जो कि वेरियस सोर्सेज से एक जगह पे मिलता है और वो वाटर बॉडीज़ को इम्पैक्ट करता है और इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू डिसाइफर कि कौन सा सोर्स है जो मेजर इम्पैक्ट वाटर बॉडीज़ पे जिसका पड़ रहा है। जैसे कम्युनिटी वेस्ट वाटर, इस कम्युनिटी वेस्ट वाटर में जो भी हाउस से डिस्चार्जेस होते हैं, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से जो भी डिस्चार्ज हो रहा है वो पब्लिक सीवरेज सिस्टम में कनेक्टेड है। तो वो जो सीवरेज सिस्टम है जिसमें कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड सारे डिस्चार्जेस जा रहे हैं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइफर कि आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि पोल्यूटेंट का मेजर सोर्स कौन है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सोर्सेज भी वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारे जो वाटर रन ऑफ होंगे तो ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट करेंगे और साथ ही साथ जो
जब रन ऑफ होगा ड्यूरिंग रेनफॉल तो रिवर बॉडीज, लेक्स, इन सभी को निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सबसे पहले डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करते हैं तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो पानी में घुली होती है और जो एक्वेटिक एनिमल हैं उनके रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक होती है। तो जैसे जैसे ही जब कंटामिनेशन होगा वाटर का या वाटर प्रदूषित होता चला जाएगा तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी घटती चली जाएगी और इसके कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग का कारण बन सकता है। अब एक टर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऐसे बायोकेमिकल, जैसे नाम से क्लियर है कि जो भी पोल्यूटेंट हैं उनके उनको माइक्रोबियल एक्शन के ज़रिए डिकम्पोज किया जा सकता है। तो जब उनका माइक्रोबियल एक्शन से डिकम्पोजिशन होगा तो वाटर बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड का मतलब कि अगर हम पोल्यूटेंट हमने ऐड किया तो वो जब हम उसको डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने के तभी वो वाटर अपने आप को प्यूरिफाई कर पाएगा अगर उसका प्रॉपर डिकम्पोजिशन हो जाए। लेकिन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन की वो मात्रा है जो रिक्वायर्ड होती है पोल्यूटेंट को प्रॉपरली डिकम्पोज करने के लिए। लेकिन बायोकेमिकल नाम क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ जो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है उन्हीं को डील करता है। तो ये पूरी तरीके से वाटर पोल्यूटेंट के लेवल को प्रेजेंट नहीं करता। तो इसके लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट दोनों को इंक्लूड करता है। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि बायोकेमिकल में तो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट की बात कर रहे हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स या पोल्यूटेंट दोनों की डिमांड कर रहे हैं हम। नॉइज़ पोल्यूशन की बात करते हैं। उसमें एक फैक्ट आपको इम्पॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है कि किसी भी पर्सन की जो हियरिंग कैपेसिटी है वो अगर 75 डेसिबल से ऊपर थोड़ा टाइम तक उसको वो नॉइज़ में एक्सपोज करके रखा जाए तो उसकी हियरिंग कैपेसिटी डैमेज हो सकती है। साथ ही साथ WHO ने ये भी रिकमेंड किया है कि इंडोर का जो साउंड लेवल है वो 30 डेसिबल से कम रहना चाहिए। इसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल्स 2000 के अकॉर्डिंग डिफरेंट एम्बियंट जो नॉइज़ है उसमें लेवल इन्होंने सेट किया हुआ है ताकि जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो उसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। तो अगर इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं तो डे टाइम में यानी 6 AM to 10 PM तक 75 डेसिबल लिमिट होती है, नाइट टाइम में ये 70 तक होती है। कॉमर्शियल एरियाज़ में डे टाइम की लिमिट है 65 डेसिबल और नाइट टाइम की लिमिट होती है 55 डेसिबल। रेजिडेंशियल एरियाज़ में डे टाइम की लिमिट है 55 डेसिबल और नाइट टाइम की है 45 डेसिबल। साइलेंस जोन जहाँ पे होगा उसमें डे टाइम की लिमिट है 50 डेसिबल और नाइट टाइम की लिमिट होती है 40 डेसिबल। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की। तो जनरली रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्यों होगा? क्योंकि कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं जो एनर्जी एमिट करते हैं। ये एनर्जी 3 फॉर्मेशन में हो सकती है इनका एमिशन: अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल जो कि एनर्जी वाइज काफ़ी कम है उसकी एनर्जी, बीटा और गामा के करस्पॉन्डिंगली। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इज़ ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो स्पॉन्टेनियस एमिशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। अल्फ़ा पार्टिकल से जो एमिशन होगा उसको बहुत आसानी से एक पीस ऑफ पेपर और ह्यूमन स्किन से ब्लॉक किया जा सकता है।
बीटा पार्टिकल कैन पेनिट्रेट थ्रू स्किन, बट इसको भी ग्लास या मेटल से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। गामा रेज जो होती हैं इनकी ये हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं जो कि ह्यूमन स्किन को बहुत ईजिली पेनिट्रेट कर सकती हैं और जो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर सेल्स हैं उनको डैमेज कर सकती हैं। जनरली रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के दो सोर्स हो सकते हैं, मैन मेड और नेचुरल। नेचुरल सोर्सेज जो भी स्पेस और टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस में कॉस्मिक रेज एमिट होती हैं उसके कारण रेडियो एक्टिव एमिशंस होता है। मैन मेड आप जानते होंगे जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर वेपन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स, न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल, यूरेनियम की माइनिंग और रेडिएशन थेरेपी, ये सारे मैन मेड सोर्सेज हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के। नेक्स्ट टॉपिक है ई वेस्ट। तो अगर हम बात करते हैं ई वेस्ट, ई जो है वो डिफाइन या इट इज़ रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जैसे हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर, मोबाइल्स, उस इन गैजेट्स में यूज़ होने वाले जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जब वो वेस्टेज के फॉर्म में होंगे तो वो अगर उनका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता है तो वो ई वेस्ट के रूप में मिलते हैं और हेल्थ और इन्वायरमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इस ई वेस्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो एक मेजर पोल्यूटेंट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं लेड। लेड जो कि जनरली हमारे ग्लास पैनल्स, कंप्यूटर के मॉनिटर्स में और जो सोल्डरिंग करते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में, उसके ये कंपोनेंट्स होता है और वो हमारे सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, ब्लड सिस्टम्स को, किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को बहुत ही निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा कैडमियम, मरकरी, बेरियम, बेरिलियम, टोनर जो कि प्रिंटर से एमिट होता है, ये सारे हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों को निगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट की। सॉलिड वेस्ट जनरली डिफाइन किया जाता है कि ऐसे गार्बेज, रिफ्यूज, स्लज एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से या एयर पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटी से या किसी अदर डिस्कार्डेड मटेरियल जो कि सॉलिड, लिक्विड या सेमी सॉलिड या नॉन कंटेन्ड गैसेस मटेरियल हों जो कि इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, माइनिंग या एग्रीकल्चर ऑपरेशन से एमिट होते हैं, ये सारे सॉलिड वेस्ट का पार्ट होते हैं। लेकिन हमें ध्यान में रखने वाली बात ये है कि सॉलिड वेस्ट में जो भी सॉलिड या डिजॉल्व मटेरियल है डोमेस्टिक सीवेज से जो प्रोड्यूस होती है वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। यानी डोमेस्टिक सीवेज से जो भी सॉलिड या डिजॉल्व मटेरियल है वो सॉलिड वेस्ट का पार्ट नहीं होंगे। सॉलिड वेस्ट का जो भी प्रोडक्शन होता है वो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, एयर पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटीज़, उनसे जो भी प्रोडक्शन होता है वो सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में आते हैं। अब सॉलिड वेस्ट में डिफरेंट टाइप के सॉलिड वेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो आप देखेंगे तो प्लास्टिक वे जो कि हमारे प्रेजेंट सिस्टम में थ्रो अवे कल्चर है, उसके कारण ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पोल्यूटेंट है। हाउस होल्ड, हेल्थ केयर एंड मेडिकल केयर, होटल एंड कैटरिंग, एयर एंड रेल ट्रेवल्स, ये सारे सॉलिड वेस्ट को जनरेट के सोर्स हैं। अब सॉलिड वेस्ट के डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। तो म्यूनिसिपल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट या हॉस्पिटल वेस्ट, ये तीन टाइप होते हैं सॉलिड वेस्ट के। अब म्यूनिसिपल वेस्ट में जितने भी हाउस होल्ड वेस्ट हैं, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है हाउस होल्ड वेस्ट जो कि इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, सैनिटेशन के रेसिड्यू और जो हमारे गलियों में वेस्ट हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। हजार्डियस वेस्ट में जो सेकेंड टाइप का सॉलिड वेस्ट है, जितने भी इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटल वेस्ट हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस कंटेन करते हैं, ये सारे हजार्डस वेस्ट
कहलाते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिकली हॉस्पिटल वेस्ट भी थर्ड टाइप का सॉलिड वेस्ट माना गया है। ये हॉस्पिटल वेस्ट जब भी ह्यूमन बींग्स का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या इम्यूनाइजेशन होगा, या एनिमल का भी इम्यूनाइजेशन होता है, या उनकी रिसर्च एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कुछ भी जो बाई प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सारे हॉस्पिटल वेस्ट को फॉर्म करते हैं। अब इस हॉस्पिटल वेस्ट में जनरली फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल्स या डिफरेंट काइंड ऑफ डिसइंफेक्टेंट, मरकरी, ये सारे जो कि मरकरी थर्मामीटर में यूज़ होता है, ये सारे हॉस्पिटल वेस्ट को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है थर्मल पोल्यूशन। अब थर्मल पोल्यूशन is defined as the sudden rise or fall in the temperature of a natural aquatic environment caused by human influence। तो जब भी किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से वाटर का डिस्चार्ज होता है जो कि बहुत हॉट हो, और इक्वेटिक कोई सोर्स है उसमें जैसे ही मिलता है, तो हॉट वाटर जो किसी इक्वेटिक सोर्स में जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको कम कर देता है, और यानी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट कम होगी, तो इक्वेटिक एनिमल के लाइफ के लिए ये थ्रेटनिंग होती है। तो ये थर्मल पोल्यूशन का एग्जांपल है। इसके अलावा प्लास्टिक पोल्यूशन, जो थ्रो अवे कल्चर का पार्ट है, उसके कारण प्लास्टिक वेस्ट एक वेस्ट मटेरियल के रूप में होता है जिसकी जो बहुत ज़्यादा लॉन्जिटिविटी जिसकी होती है, और ये सॉइल पोल्यूशन जो डिफरेंट इकोसिस्टम उसको नेगेटिवली डैमेज करता है। कुछ और अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। एसिड रेन की बात करते हैं। एसिड रेन यानी एसिड रेन, जैसे हमने एयर पोल्यूशन में डिस्कस किया था कि जनरल जो सोर्सेज हैं एसिड रेन के, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के कारण होते हैं, जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके H2SO4 और HNO3 का फॉर्मेशन करते हैं, और उसी के कारण जब रेनफॉल होगी तो एसिड रेन के रूप में होती है।